हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी फाउंडेशन आपको बताई जाती है और आज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के जो रूल्स है उन्हें हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग आज ही से स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत डिटेल में यह समझा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले से उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे उनके बॉन्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, कहां sp हाइब्रिडेशन होता है, कहां sp2 होता है, कहां sp3 होता है, उसकी वजह से कैसी ज्योमेट्री आती है, किस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। लेट मी टेल यू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस पोर्शन पे कमांड नहीं करा है तो यहां आई बटन पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें वो पर्टिकुलर वीडियोस होंगे इस टॉपिक से पहले। उस टॉपिक पर जरूर कमांड करिए, तभी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर आइएगा। क्योंकि लेट मी टेल यू, जितना ज्यादा आपको स्ट्रक्चर्स के साथ कंफर्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उतना ही आसान आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी। अदरवाइज आप बहुत स्ट्रगल करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे बच्चे। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और आज से हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर हमें देना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो बहुत कॉमनली हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देने के लिए डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर ये मान लो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, तो जब हम इसे आईयूपीएसी नेम देने जाएंगे तो हम इसमें से कुछ स्पेशल चीजों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देंगे। जैसे कि ये सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करने वाली एक चेन हमें दिख रही है, तो इस चेन को हम लोग बोल देते हैं पैरेंट चेन। अब इस पैरेंट चेन में हर कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए या तो कार्बन कार्बन से बॉन्ड करेगा या हाइड्रोजन से, या कई बार ऐसा होता है किसी और ग्रुप से बॉन्ड कर ले। जैसे ये कार्बन OH से बॉन्ड कर रहा है, ये वाला पैरेंट चेन का कार्बन Br से बॉन्ड कर रहा है, ये वाला पैरेंट चेन का कार्बन नीचे एक और कार्बन से बॉन्ड कर रहा है जो कि खुद अपने आप में एक CH3 ग्रुप जैसा हमें दिख रहा है। तो इन सारी चीजों के भी अलग अलग कुछ हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कुछ नाम देते हैं। जैसे अगर हमारे कार्बन की पैरेंट चेन के किसी कार्बन से साइड में कोई और कार्बन जुड़ा है या कार्बन की कोई और चेन जुड़ी है तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रांच। इमेजिन करो ये हमारा एक्चुअल में ऐसे देखो, ये हमारे ट्री का अगर बार्क है तो ये साइड में क्या निकली, एक ब्रांच निकली है। लेकिन ट्री का बार्क अगर कार्बन से बना है तो ब्रांच भी कार्बन से ही बनी होनी चाहिए। तो हम इन्हें बोलते हैं साइड चेन या फिर ब्रांचेस। लेकिन साइड चेन या ब्रांचेस में पैरेंट चेन में जो कार्बन प्रेजेंट हैं उनसे कार्बन का ही कोई ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर कार्बन का ग्रुप नहीं है, जैसे यहां Br है, यहां OH है, तो अब हम इन्हें दरअसल में साइड चेन बोलने की बजाय एक नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब उसमें भी ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। वैसे Br एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के अलावा जो ऐसा ग्रुप लगा हो जो इस कंपाउंड के बिहेवियर को गवर्न करे, उसकी रिएक्शंस को गवर्न करे, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी कंपाउंड इस ग्रुप के इंफ्लुएंस में अपना फंक्शन शो करेगा। तो ऐसे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हैं। पर जब हम आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात करते हैं तो OH को तो हमेशा मोस्टली हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, पर Br को कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करा जाता है। मतलब इसे एक नई चीज माना जाता है, इसे माना जाता है मेरे बच्चे सब्स्टिट्यूएंट। याद रखना ये बात, ये नाम याद रखना, ठीक है। Br एक फंक्शनल ग्रुप तो है ही, पर इसे मोस्ट कॉमनली माना जाएगा एक सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली मेरे बच्चे, ये जितनी भी ब्रांचेस होंगी, यानी हमारे पैरेंट चेन के कार्बन से साइड में जितनी भी कार्बन की चेन्स निकली होंगी, जिन्हें हम ब्रांच बोलो या साइड चेन बोलो, ये खुद भी अपने आप में मेरे बच्चे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो Br भी यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और CH3 भी अपने आप में यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। और ये जो कार्बन की साइड में चेन लगी होती है पैरेंट चेन के, इन्हें मेरे प्यारे बच्चों साइड चेन भी बोला जाता है। जो मुझे उम्मीद है ये टर्म्स आप याद रखोगे। ये टर्म्स आपके लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। साइड चेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। लेकिन OH मोस्ट केसेस में फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट होगा। कुछ स्पेशल केस आएंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे किस केस में OH को फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे। बट फिलहाल मोटा मोटी तौर पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब नाम देने जाते हैं तो हमें अपने पैरेंट चेन, हमें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शंस में तोड़ना होता है। पैरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स।
अब जिस तरह से अगर हमें किसी चीज को सिस्टमैटिक नाम देना है तो उसके लिए एक पैटर्न होता है, ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आईयूपीएसी नेम देना है तो इसके लिए भी एक पैटर्न है। और पैटर्न कुछ इस तरह से है, पैटर्न को फैंसी वर्ड बोला जाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब है हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम अगर आपको देना है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देने के लिए हम प्रीफिक्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमें पता है कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। अब सचिन रमेश तेंदुलकर में अगर आप नोटिस करो, सचिन उनका खुद का अपना नाम है, रमेश उनके फादर का नाम है और तेंदुलकर उनका सरनेम है। तो किसी भी सिस्टमैटिक नेम के कुछ पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्डर होता है। इसी तरह से आईयूपीएसी नेम का भी एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग नाम देंगे प्रीफिक्स, यानी सबसे पहले जिन चीजों को नाम देंगे उन्हें बोलेंगे प्रीफिक्स। अब सवाल है सबसे पहले नाम देना किसको है? तो जवाब है सबसे पहले नाम देना है सब्स्टिट्यूएंट्स को। जितने भी ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देने के लिए, सबसे पहले आप इनको नाम देते हो, फिर आप इसके बाद नाम देते हो रूट वर्ड को। अब ये रूट वर्ड क्या चीज होती है? तो हमारे क्या नाम है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पैरेंट चेन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो पैरेंट चेन में जितने कार्बन है, इस बात को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रूट वर्ड का। यानी अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये जो हमारे प्रीफिक्स है ये दरअसल में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। रूट वर्ड ये हमें बताएगा नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन कैसे चूज करते हैं 10th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों हम अभी तो पढ़ेंगे इसे और डिटेल में। फिर आएगी मेरे बच्चे बात प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? पैरेंट चेन में जो कार्बन्स होते हैं जो आपस में लिंक्ड है, या तो इन्हें बॉन्ड करने के लिए हम सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे या डबल का या ट्रिपल का, इनके कॉम्बिनेशंस का। तो प्राइमरी सफिक्स हमें यह बताता है कि पैरेंट चेन में कार्बन के बीच में किस तरह के बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, यानी उसे हम लोग तब नाम, यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की चेन के बीच में कौन से बॉन्ड है ये तब बताया जाएगा जब हम उस कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो बता देंगे। फिर लास्ट में मेरे बच्चे सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो आप नोटिस करो अब हमारे पास बचा क्या है नाम देने के लिए? सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे बच्चों फंक्शनल ग्रुप को। अच्छा यार, इस पूरी बात में ना अभी मेरे को एक बात याद आई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर गया। अब मुझे उम्मीद है लेकिन आपको पता होगा कि ये आईयूपीएसी नेमिंग का मतलब क्या है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आप सबको पता होगा आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए केमिस्ट्री के सारे रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखती है, सारे कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखती है। तो इसी ने मतलब यहीं पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो गजब गजब के केमिस्ट्री हैं, बहुत सारे गजब गजब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर ये सारे रूल्स अलग अलग टाइम पर बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें मॉडिफाई भी करा है। तो ये रूल्स आईयूपीएसी ने बनाए, हम इन्हें फॉलो करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बड़े आराम से नाम दे सकते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए, आईयूपीएसी नेम फॉलो क्यों करना? हमारे पास ऑलरेडी इनके नाम तो हैं। तो जवाब यह है कि मेरे भाई हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाखों की गिनती में नोन है। अब आप लाखों नाम तो याद रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया है ताकि हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखकर उसका नाम बड़े आराम से बता ले और उसका नाम देखकर स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि इससे चीजें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए यह सिस्टम बनाया गया है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए, और इसी ऑर्डर में हमेशा नाम दिया जाएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दिया जाएगा, ठीक है, फिर रूट वर्ड को, फिर प्राइमरी सफिक्स को, फिर सेकेंडरी सफिक्स को। अब आपके मन में हो सकता है ये ख्याल आ रहा हो कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम कैसे देंगे? तो इसके रूल्स हैं, बेसिक आइडिया यही रहेगा। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करने होंगे वो आने वाले टाइम में करते हुए चलेंगे, सारे रूल्स को समझते हुए चलेंगे। देखो मैं एक बात बता दूं भाई, ये अभी सिर्फ पार्ट 1 है आईयूपीएसी नेमिंग का। आप हो सकता है मतलब ये जो सारे के सारे आइडियाज मुझे आपको बताने हैं, लगभग 3 क्लासेस तो ले ले, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन 2-3 क्लासेस में अगर आपने मेरे साथ ये सारी चीजें आराम से पढ़ी तो शायद ही कोई ऐसा आईयूपीएसी नेम होगा आपके सिलेबस से रिलेटेड जो आपको परेशानी देगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, यहां पर मैंने एक वर्ड ऐड करा है सिलेबस से रिलेटेड। कई बार आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमें इधर उधर बुक्स में देखने को मिल जाते हैं, जबरदस्ती हम किसी और जगह पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई और शीट लगा रहे होते हैं, वहां पर रैंडमली वो पॉपअप हो जाता है। तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी कभी हमारे लिए मेरे बच्चे इररिलेवेंट होते हैं।
देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास 11 12 में खासतौर पे जो बच्चे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेके सीरियस हैं, उनके लिए जितना यह जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उतना ही जानना यह भी जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, कहां पर अपनी एनर्जी कम इन्वेस्ट करनी है। और ये जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो मैं आपको बता दूं, जेई और नीट का सिलेबस इतना अथाह सागर है कि आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे और वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। पर आपको एक बात याद रखनी है, कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिनका रेलेवेंस बहुत कम है। देखो पढ़ना तो यार, देख अगर आप पढ़ना चाहो तो यू कैन स्टडी एनीथिंग, मतलब केमिस्ट्री में आप पढ़ना चाहो तो घुस जाओ केमिस्ट्री में, सब कुछ पढ़ते चले जाओ, ठीक है, पीएचडी लेवल की तक की केमिस्ट्री आप अभी पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप रियलाइज करो कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। 2 साल के अंदर ही हमें सारा का सारा चमत्कार करना है। और ये 2 साल का रेफरेंस मैंने तब लिया अगर मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप 11th में हो अभी। अदरवाइज अगर आप लेट से रिवीजन करने आए हो, कहीं आप ऑलरेडी ड्रॉप कर रहे हो या आप 12th में आ चुके हो, तो मेरे बात ये रियलाइज करो मेरे बच्चे कि आपके पास तो टाइम की और कमी है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जितना चाहो उतना पढ़ो, आपको अपनी कमियों पे काम करना ज्यादा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ना है और किसे छोड़ना है। और यही वाली चीज है, आप पहले एनसीईआरटी का दिया सारा कच्चा चिट्ठा सबसे पहले पढ़ो। मतलब एनसीईआरटी आपके लिए एक मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि उसमें दिया हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है जैसे भी है उनको सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, फिर उसके ऊपर एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, वो भी सर्टेन लेवल तक। ये नहीं कि आप अनाप शनाप मतलब ऊपर का कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हो। मतलब भाई सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक जगह ब्रेक लगाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा पीछे वाली चीजें क्या हम अच्छे से आ गई हैं, तब तो ये एक्स्ट्रा वाला काम करें, ठीक है। अगर नहीं है पीछे वाली चीजों पर कमांड, जो आपका फंडामेंटल है, जो बेस है, जिससे ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उन पे टाइम इन्वेस्ट करो मेरे बच्चे। ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिलहाल अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये नाम देने के लिए ना पहले हमें इन सब चीजों के साथ थोड़ा थोड़ा डील करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो हमें रूट वर्ड के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि रूट वर्ड ही दरअसल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको एक बात बता दूं, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स जरूर आएंगे। सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है आए या हो सकता है ना आए, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा हो। फंक्शनल ग्रुप का मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा ग्रुप जो दरअसल में उस कंपाउंड के बिहेवियर को गवर्न करेगा। तो अगर ऐसा ग्रुप लगा है तो ठीक है, तो उसका नाम आएगा, नहीं लगा तो उसका नाम ही नहीं आएगा। ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट्स लगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो प्रीफिक्स में उनका नाम आएगा, नहीं लगे तो नहीं आएगा, पर रूट वर्ड तो जरूर होगा। उनके बीच में सिंगल डबल बॉन्ड तो जरूर होंगे। तो इसलिए हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स जरूर आते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इन्हें स्टडी करते हैं। तो रूट वर्ड क्या है मेरे जनता? तो मैंने आपको बताया रूट वर्ड मेरे बच्चे डिपेंड करेगा किस पे? नंबर ऑफ कार्बन पे। तो अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमने उनके रूट वर्ड पहले से डिसाइड कर रखे हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन पैरेंट चेन में 1 है तो उसका रूट वर्ड मेथ है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसका नाम एथ है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। अब आपके मन में कौतूहलवश एक नई चीज पिंच करने लगती है कि यार 11 को क्या बोलेंगे, 12 को क्या बोलेंगे? तो आप ऐसे बोल सकते हो यूनिडेक, डोडेक, ट्राइडेक। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सिलेबस में 10 के ऊपर शायद ही कभी ऐसा आएगा कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना पड़े, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना, अभी एक बात बताइए आपको, क्या पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है इतना, और उससे ज्यादा जानना ये भी जरूरी है कहां पे अपने को रुकना है अभी। तो आप अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यार अगर मान लो हमारे पास 22 कार्बन आ गए तो क्या नाम दोगे, 25 आ गए तो क्या दोगे, 40 आ गए तो क्या दोगे? नहीं, इसके भी नाम है, ठीक है। आप 11 से अगर 11 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यूनिडेक, डोडेक ऐसे बोल सकते हो। लेकिन आपको एक बात बता दो, रेलेवेंसी सबसे ज्यादा रहेगी 10 कार्बन तक ही, ठीक है। तो पहले इस पे हम कमांड करेंगे, फिर कभी आगे देखेंगे। अगर बहुत टाइम हमारे पास बचा है तो एक्स्ट्रा वीडियोस में मैं कभी आपको डाल दूंगा, ठीक है। बट अभी पहले इस पे कमांड करना है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या आते हैं? तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन आता है, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन आता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। पर मान लो अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो इसे डाइइन बोलोगे, अगर 3 डबल बॉन्ड आ गए तो ट्राइइन बोलोगे, अगर 2 का ऐसे ही अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई आइन बोलोगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए कहीं पर तो आप ट्राई आइन बोलोगे। वो अलग अलग जगह पर आ सकते हैं। तो कुल मिला के कहानी का सार ये निकला, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब यही हो सकते हैं, कभी 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 कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकते 2 कार्बन के बीच में, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो अलाउ ही नहीं करेंगे कार्बन को आपस में टोटल 4 बॉन्ड बनाने के लिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाती वहां पर, ठीक है। चलो
अब ऐसे ही हमारे पास कुछ कॉमन प्रीफिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे Br जिसे हम एज अ कैटेगरी रखते तो फंक्शनल ग्रुप में है, पर जब भी इसका नाम दिया जाता है तो ये हमेशा बिहेव करता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और नाम हमेशा इसका प्रीफिक्स में ही दिया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है मेरे बच्चे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे होंगे कार्बन से हाइड्रोजन की जगह पर, और वो उसके बिहेवियर को गवर्न करेंगे, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को, बट फिर भी इनका नाम फंक्शनल ग्रुप में लेकर सेकेंडरी सफिक्स में ना रखकर हमेशा प्रीफिक्स में रखा जाता है। तो इनके नाम याद रख लो, ये कौन कौन से हैं। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एफ अगर लगा है तो इसका नाम फ्लोरो बोलेंगे, फ्लोराइड नहीं बोलते, फ्लोराइड बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहां बोलेंगे फ्लोरो। Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, I को बोलेंगे आइडो, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो और NO को बोलेंगे नाइट्रोसो। ऐसे हमारे पास कुछ और भी कॉमन ग्रुप आते हैं, जैसे आप नोटिस करो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास साइड में एक CH3 लगा है, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए, तो इसका भी एक नाम होता है। अगर जैसे मान लो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, कहां गया पेन भाई, अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है मेरे बच्चे मेथिल। ऐसे ही अगर मान लो C2H5 लगा है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2, इसका प्रीफिक्स नेम है मेरे बच्चे एथिल। ऐसे और भी आएंगे, मैं आपको अभी आगे और बताता चलूंगा। पर एक बात याद रखना, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप नाम कुछ भी नहीं होता, यानी आप इन्हें सेकेंडरी सफिक्स में नाम कभी नहीं दोगे। जब भी आप इन्हें नाम दोगे हमेशा प्रीफिक्स में ही नाम दोगे। एफ को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, मतलब आइड की बजाय, जैसे फ्लोराइड होता है तो उसका नाम आइड की बजाय ओ पे एंड करना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये IUPAC का कन्वेंशन है। आइड वर्ड हम लोग तब लगाएंगे जब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, ठीक है। ऐसे हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, और फंक्शनल ग्रुप्स के नाम आपको याद होगा सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर उसकी कैटेगरी दी है कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता है मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है। मुझे उम्मीद है मेरे कई सारे बच्चों को ये बात पकड़ में आ रही होगी। अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं बन पा रही है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिख रहा है, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं मेरे बच्चे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर, जहां पर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं इस प्लेलिस्ट का, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बात करी है शुरुआत के 2 लेक्चर्स में कि किस तरह से आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे प्रॉपर्ली देख सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दरअसल में इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम जो है, ये सफिक्स नेम का मतलब है जाहिर सी बात है सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम मेरे बच्चे ओइक एसिड है। पर आप नोटिस करो यहां पर एक और वर्ड लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कब कौन सा इस्तेमाल करना है इसके बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट मोस्टली केसेस में ओइक एसिड इस्तेमाल होगा। फिर इसके बाद अगर SO3H लगकर आ गया ये, तो ये सल्फोनिक एसिड की कैटेगरी में आता है, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ये एस्टर है मेरे बच्चे, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। एस्टर की पहचान क्या होती है, एस्टर की पहचान ये होती है कि C के साथ एक डबल बॉन्ड O लगा होगा और एक सिंगल बॉन्ड O लगा होगा, लेकिन यहां पर इस कार्बन के पीछे भी एक कार्बन जुड़ा होगा या उसकी चेन जुड़ी होगी, और इस ऑक्सीजन के आगे भी कम से कम एक कार्बन या उसके आगे चेन जुड़ी होगी। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्क ये है मेरे बच्चे कि आप नोटिस करो ये ग्रुप तो दोनों में सेम है, फर्क ये है इस O के आगे एस्टर में कार्बन या कार्बन की चेन होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन होगा, सिर्फ कार्बन के पीछे कार्बन या उसकी एक चेन होगी। अब ये कैसी भी हो सकती है मेरे बच्चे, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर ये ग्रुप जरूर होगा। और इसके आगे और पीछे अगर कार्बन लगे हैं तो एस्टर, और O के आगे अगर हाइड्रोजन लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है आपके लिए। आगे अगर मान लो इस OH की जगह पर मैं Cl लगा दूं तो इसे बोलते हैं मेरे बच्चे एसिड हैलाइड। हैलाइड क्या, एक्चुअल में हैलाइड इसलिए बोला गया क्योंकि आप Cl की जगह Br भी लगा सकते हो, I भी लगा सकते हो, F भी लगा सकते हो, लेकिन आपको शो करके दिया गया है दरअसल में Cl से। इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो मेरे बच्चे ऐसे होता है, जहां पर X की जगह पर आप फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जो कॉमन नेम है वो एसिड हैलाइड होता है, और इनका सफिक्स आप ऑयल हैलाइड इस्तेमाल करते हो। फिर ऐसे ही आप अमाइड ले सकते हो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CON के साथ 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं या कोई एल्किल ग्रुप आ सकता है, इसे अमाइड बोलोगे। इसका सफिक्स नेम अमाइड होता है या कभी कभी कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। सिमिलरली मेरी जनता CN आ सकता है, इसका सफिक्स नेम नाइट्राइल है। ये CHO है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसे ऐसे भी लिखते हो आप CHO। इसे वो ये एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स नेम है वो है L, या कभी इस्तेमाल होगा कार्बोल्डिहाइड। कब कौन सा इस्तेमाल होगा अभी इसके बारे में बात करेंगे।
फिर ऐसे हमारे पास मेरे बच्चे कीटोन है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप नाम है वो ओन है। अच्छा, अगर आप लेट से कहीं से पढ़कर किसी को पढ़ने आ रहे हो तो हो सकता है आपको ये चीज परेशान करे कि हमने तो हमेशा अल पढ़ा, ये कार्बन डिहाइड क्या चीज है। तो अभी बात करेंगे, ये सारे रूल्स हैं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही OH बहुत बार रिपीट होगा तो इसका सफिक्स नेम ऑल है, SH अगर आया तो थायोल है। तो ये मोस्ट ऑफ द कॉमन, ठीक है, हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपको यहां पे कलेक्ट करके दिए गए हैं और इनका सेकेंडरी सफिक्स नेम दिया गया है। और आपको एक बात बताऊं, ये सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इस ऑर्डर की बहुत अहमियत पड़ेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप को चूज करने में और उसको नाम देने में। तो अभी जब आएगा तो इसे और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो आपको एक आइडिया मैं बता रहा हूं, एक सिंपल टर्म्स बता रहा हूं जो आपको एक्चुअल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ढूंढने होते हैं आईयूपीएसी नेम देने के लिए। अब आते हैं फटाफट इसके आगे। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आईयूपीएसी नेम देना है मेरे बच्चे, तो हम लोग 3 स्टेप्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बड़े आराम से दे लेंगे। सबसे पहले हमें पैरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना होगा, ये सबसे पहला स्टेप है। पैरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने के रूल्स होते हैं, अभी वो रूल्स डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पैरेंट चेन में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद हम लोग पैरेंट चेन के कार्बन्स को प्रॉपर ऑर्डिंग एक रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर देंगे पैरेंट चेन के कार्बन को। फिर नंबर देने के बाद सिंटेक्स में उसके सारे नाम्स को रख, उसके सारे नाम जो भी हैं, जितनी भी चीजों के नाम है उन सबको रख देंगे, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप करना जरूरी है। 3 स्टेप क्या क्या? सबसे पहले पैरेंट चेन ढूंढो, उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप है उनको आइडेंटिफाई करो, और लास्ट में पैरेंट चेन की नंबरिंग करके आप आराम से उसका नाम कर दो। तो ये 2 स्टेप बहुत ही रूल्स के अंडर करे जाते हैं। तो पहले इन रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल हम लोग समझेंगे पैरेंट चेन को फाइंड करने का रूल। अब मेरी जनता, पैरेंट चेन को फाइंड करने के रूल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पैरेंट चेन को फाइंड करने के जो रूल है, ठीक है, उसमें आपको ये रूल बताया गया मेरे बच्चे कि पैरेंट चेन में जरूर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यानी अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी है वो ग्रुप्स पैरेंट चेन के कार्बन में जरूर होने चाहिए। अगर वो ग्रुप छूट रहा है, पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है हम पैरेंट चेन को ढूंढने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो पैरेंट चेन मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही पैरेंट चेन में जितने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं उतने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड लाने हैं। पैरेंट चेन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए और साइड चेन आनी चाहिए, और सबसे लास्ट में पैरेंट चेन में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। अब आपको याद होगा 10th क्लास में या कई बार आपने ये सुना होगा कि पैरेंट चेन में हमेशा मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बन उसके अंदर आने चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए, बट एकदम इसकी प्रायोरिटी सबसे नीचे है। पैरेंट चेन में कार्बन कम हो पर उसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा आ जाएं तो भी चलेगा। पैरेंट चेन में कार्बन ज्यादा हो पर कम जगह पर उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा आ रहे हैं तो भी चलेगा। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूं उसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं पैरेंट चेन को ढूंढने के। और पैरेंट चेन अगर मुझे ढूंढनी है ना, तो मैं पूरा बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ कार्बन की चेन बनाऊंगा। हम ऐसा मानेंगे कि एक्चुअल कंपाउंड में उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, यानी 4 बॉन्ड बनाने के लिए कोई ना कोई चीजें उसके साथ जुड़ी है। पर हमें पैरेंट चेन अगर ढूंढनी है तो देखो, एक्चुअल में आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि पैरेंट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट। तो अगर मैं कह दूं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पैरेंट चेन ढूंढो, तो मेरे सारे बच्चे ये समझ जाएंगे कि हम लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा एक जंक्शन हो गया। अब पैरेंट चेन में इस जंक्शन के लिए हम आगे जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। तो क्योंकि पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट नीचे मिलेगी तो हम नीचे चले जाएंगे और ये हमें मिल जाएगी पैरेंट चेन। तो ये सब चीजें तो मेरे बच्चे आप लोगों को अभी तक पता ही है, ठीक है, एवरीवन नोज दिस। अगर मैं इसी में थोड़ा सा जो अपना आइडिया है वो और एडवांस करूं, और कह दूं कि यहां पे पैरेंट चेन चूज करो, तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चे कई सारे पैरेंट चेन चूज करने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और आराम से चूज कर लेंगे। वो यहां पर जाएंगे, यहां के बाद जंक्शन है तो जंक्शन से नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे लंबी चेन दिख रही है। फिर यहां जाओगे, अब यहां से आगे जा सकते हो या नीचे, तो नीचे लंबी चेन मिल रही है तो अब यहां चले जाओगे। तो मेरी बहुत सारी जनता है जो इस तरह से पैरेंट चेन को सही चूज कर लेगी, ये मान के कि पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पर मेरे बच्चे यहीं पर अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पैरेंट चेन मल्टीपल जगहों से अगर आप देखोगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन देगी। जैसे इस एग्जांपल को देखना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एग्जांपल है ये। अब इस एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पैरेंट चेन तो कई सारी जगहों से काउंटिंग करने पर सेम नंबर ऑफ कार्बन देगी। जैसे अगर हम लोग पैरेंट चेन सामने वाली चूज कर ले तो भी हमारे पैरेंट चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर कोई बच्चा पैरेंट चेन को ऐसे काउंट कर ले तो भी इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3, ऊपर चले गए 4 5।
अब सवाल यह है कि अगर इस कंपाउंड में दो अलग अलग जगहों से काउंट करने पर पैरेंट चेन में 5 ही कार्बन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इनमें से कोई एक सही है या दोनों लेना सही है? तो जवाब है इनमें से कोई एक ही सही है, दोनों नहीं सही है। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने ग्रीन वाली पैरेंट चेन ली तो उसका आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का अलग आएगा, और किसी ने अगर ये येलो वाली या येलोइश ऑरेंज वाली पैरेंट चेन ली तो उसका आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का अलग आएगा। पर आपको एक बात बता दूं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम रूल्स के अकॉर्डिंग एक ही आता है। वो ऐसे नहीं कि बार बार, मतलब ऐसे ऐसे केसेस में बार बार अलग अलग आएगा, नहीं नहीं, कुछ स्पेशल केस में जरूर होता है, क्योंकि आईयूपीएसी ने कुछ स्पेशल केसेस को एक्सेप्टेड कैटेगरी में रखा हुआ है। बट यहां पर तो मेरे बच्चे वो सेम ही आना चाहिए। तो अगर आपने ग्रीन वाला लिया आपको एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मिलेगा, अगर आपने यहां पर क्या नाम है ऑरेंज वाले लिया तो अलग कंपाउंड का नाम मिलेगा। तो इस केस में एक जो पैरेंट चेन चूज करने का मेथड है वो गलत है। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड गलत है? तो यहां पर हमने पैरेंट चेन के बारे में एक रूल पढ़ा है जो हमारे लॉन्गेस्ट चेन रूल से भी ऊपर आ रहा है प्रायोरिटी में। ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दे रखा है, पहले ये जरूर फॉलो होना चाहिए। ये रूल कह रहा है कि पैरेंट चेन में ज्यादा से ज्यादा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। अब जरा मेरे बच्चे आप सोचो, अगर मान लो मैं ये ग्रीन वाली पैरेंट चेन लेता हूं, तो ग्रीन वाली पैरेंट चेन लेने की वजह से ये एक बड़ा सा ग्रुप है जो एक ही जगह पे पैरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा है, तो इसे एक सिंगल साइड चेन मानोगे मेरे बच्चे, पूरा का पूरा, क्योंकि ये पैरेंट चेन है, ये ब्रांच निकली हुई है, तो ये हमारी एक साइड चेन हो गई या ब्रांच हो गई, पर ये एक ही साइड चेन है, एक ही ब्रांच है, तो यहां पर हमारे पास वन साइड चेन मिल रही है अगर मैं पैरेंट चेन मानू इस ग्रीन वाली चेन को। पर इसी का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अपने ऑरेंज वाली पैरेंट चेन को ऑरेंज वाली चेन को पैरेंट चेन ले लूं, ये, तो आप नोटिस करो साइड में यहां पर एक चेन निकल आई, ये हमारी वन साइड चेन हो गई मेरे बच्चे। ये भी हमारी साइड चेन है भाई, पैरेंट चेन के कार्बन से साइड में एक चेन लटक रही है, ये हमारी सेकंड साइड चेन हो गई। और मेरे समझदार बच्चे ये भी समझ गए होंगे कि ये भी हमारी एक साइड चेन है, ये थर्ड साइड चेन है। इस कैटेगरी में यानी ये पैरेंट चेन चूज करने में 3 साइड चेन आ रही है, जबकि इससे पहले वाले एग्जांपल में सिर्फ एक साइड चेन आ रही थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सही आंसर यही होगा, यही हमारी पैरेंट चेन रहेगी, क्योंकि इसमें मोस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स आ रही हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी और थर्ड वाला रूल समझ में आया होगा। हम ऐसा चाहेंगे कि मान लो अगर पैरेंट चेन चूज कर रहे हैं और कई जगहों से सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर में मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे नंबरिंग पैरेंट चेन वो वाली लें जहां पर हमें सबसे ज्यादा एक्चुअल में साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे नोटिस करना यहां पर इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल सिंगल यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एक काम करता हूं, ऐसे ले लेता हूं ये, और मैं ये वाले कार्बन से ना नीचे 3 कार्बन लगा देता हूं। अब मुझे पैरेंट चेन चूज करनी है। अब देखो पैरेंट चेन अगर मैं चूज करने बैठा मेरे बच्चे, तो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल फॉलो करोगे तो आप यहां से जाओगे नीचे चले जाओगे और आप मानोगे ये पैरेंट चेन है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने लॉन्गेस्ट के चक्कर में ये पैरेंट चेन चूज करने की कोशिश करी तो यहां पर आप कर दोगे बहुत बड़ी गलती, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना हमारी सबसे आखिरी प्रायोरिटी है। उससे पहले तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना है, यानी हम चाहेंगे हमारे पैरेंट चेन में जितने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं उतने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए। अब मेरे बच्चे एक बात नोटिस करो, अगर आप पैरेंट चेन में ऐसे नीचे चले गए तो ये डबल बॉन्ड तो छूट ही जाएंगे ना। अब अगर ये डबल बॉन्ड छूट गए तो जाहिर सी बात है हमने पैरेंट चेन गलत चूज कर ली, हमें पैरेंट चेन एक्चुअल में ये चूज करनी थी। भले चाहे यहां पर नीचे जाने पे नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट हो रहे हैं, बट क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा आ रहे हैं, इस केस में तो डबल बॉन्ड ही ज्यादा आ रहे हैं, तो आप चेन भले चाहे छोटी हो जाए पर पैरेंट चेन यही लोगे, आप लॉन्गेस्ट चेन को अवॉइड करोगे इस केस में, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट चेन में यानी ज्यादा कार्बन वाली जगह पर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहे, तब आप ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पिक करोगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि यहां पर चेन भी लॉन्गेस्ट है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी अच्छे खासे आ रहे हैं या लगभग लगभग बराबर नंबर के आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इधर ही चले जाओगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो ये तरीके होते हैं मेरे बच्चे पैरेंट चेन को चूज करने के, और ऐसे यही बात अप्लाई होती है मेरे प्यारे बच्चों फंक्शनल ग्रुप पे भी। जैसे मान लो ये मेरा एक कंपाउंड है जिसमें से COH एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी
इधर भी COH एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर इस कार्बन पे ऐसे 3 कार्बन लगे हुए हैं। अब मुझे इस कंपाउंड में पैरेंट 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे मान लो इस कंपाउंड में पैरेंट चेन चूज करनी है। अब इस कंपाउंड में अगर पैरेंट चेन चूज करनी है तो लॉन्गेस्ट के चक्कर में आपको पता है यहां से स्टार्ट करके नीचे जाओगे, क्योंकि यहां पर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अगर आप सामने जाते ऐसे, अच्छा कई बच्चे यहां पर डाउट खा जाते हैं कि सर पैरेंट चेन में तो कार्बन आने चाहिए, आपने तो OH भी ले लिया। नहीं, बनाने का तरीका होता है, हम पूरा बना देते हैं, लेकिन हमें काउंट तो कार्बन को ही करना होता है, ये बस बनाने का तरीका है। तो यहां पर अगर नहीं बनाया तो भी चलेगा, बना दिया है तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों चीजें अलाउड है। तो ऐसे घबराना नहीं। कई बार बच्चे अपने कॉमन सेंस से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं और गड़बड़ सोचते हैं, सर आपने क्या करा, OH को भी पैरेंट चेन में ले लिया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि OH इसके साथ जुड़ा इसलिए पूरा एक साथ बना दिया, लेकिन पैरेंट चेन में कार्बन ही काउंट होगा। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, पहले तो 7 थे, अब तो 6 है। नंबर ऑफ कार्बन तो पैरेंट चेन में कम हो गए, बट लेट मी टेल यू, यही हमारी पैरेंट चेन है। कम नंबर ऑफ कार्बन है बट फिर भी यही हमारी पैरेंट चेन है। रीजन बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे, अगर हम जब नीचे मुड़ रहे थे तो COH फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में नहीं आ रहा था, पर जब सामने गए तो COH फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में आने लगा। आपको याद होगा जब हम ऐसे नीचे मुड़ गए थे तो ये COH काम करने लगा था एज साइड चेन मेरे बच्चे, क्योंकि पैरेंट चेन के कार्बन से साइड में जो चीज लगी है या कहीं इधर उधर बॉन्डेड है हाइड्रोजन के अलावा, तो उसे हम साइड चेन बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो ये हमारा साइड चेन नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं हमारे पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जितने ज्यादा हैं उतने ज्यादा आ सके। वी नीड दिस, हमें पैरेंट चेन में ज्यादा से ज्यादा, मस्ट लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इसे साइड चेन में रखना प्रेफर नहीं करेंगे, हम इसे पैरेंट चेन में लेना प्रेफर करेंगे। तो भले चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। इस बात को समझने में मेरे किसी भी बच्चे को, किसी भी जनता को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इन्हें आप पैरेंट चेन को ढूंढने के लिए जरूर फॉलो करना। अब एक बार अगर पैरेंट चेन हमने ढूंढ ली, तो पैरेंट चेन ढूंढ ली तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट आपने देख लिए, फंक्शनल ग्रुप देख लिए। अब हमें उस पैरेंट चेन की करनी है नंबरिंग, और नंबरिंग के भी अपने रूल्स होते हैं। और एक बार नंबरिंग हो गई तो फिर हम आराम से उसका IUPAC नेम दे सकते हैं। तो नंबरिंग के जो रूल्स हैं मैं आपको बताते भी चल रहा हूं और साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेट भी करता चल रहा हूं विद एग्जांपल्स, आराम से कैरी करते हुए चलेगा। तो नंबरिंग का रूल ये बोल रहा है कि नंबरिंग हमें इस तरह से करनी चाहिए पैरेंट चेन की कि वो कार्बन जो पैरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट है और उससे फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मानो ये मेरे बच्चे एक पैरेंट चेन है हमारी, ठीक है, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन और लेते हैं, तो जाहिर सी बात है पैरेंट चेन तो ये हो जाएगी हमारी। अब पैरेंट चेन को हमें नंबर देना है मेरे बच्चे। पैरेंट चेन को नंबर हम देंगे किसी एक एंड से, या तो इस एंड से या फिर इस एंड से। कौन सा एंड सही है, तो रूल के अकॉर्डिंग वो एंड सही होगा नंबरिंग करने के लिए जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिल जाएगा 1, पर अगर मान लो हमने नंबरिंग अपोजिट एंड से स्टार्ट करी यहां से, तो नंबर मिलेगा 5। तो ये नंबरिंग रॉन्ग है और ये नंबरिंग सही है। अब यहां पर मैंने अक्सर बच्चों को एक गलती करते हुए देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स नंबरिंग बीच में से स्टार्ट कर देते हैं, कहीं यहां से कर देंगे, कभी यहां से कर देंगे। नहीं, एक बात याद रखना, पैरेंट चेन में जब भी आपको नंबरिंग करनी होगी, नंबरिंग हमेशा किसी एंड से ही होगी। एंड कैसे पहचानोगे, तो अगर राइट की तरफ कोई एंड है तो उसके पहले कोई कार्बन नहीं होगा, और लेफ्ट की तरफ अगर कोई एंड है तो उसके लेफ्ट में और कोई कार्बन नहीं होगा या कार्बन की कोई चेन नहीं होगी। तो आपको नंबरिंग हमेशा किसी ऐसे कार्बन से करनी है जो पैरेंट चेन के जिसके आगे या जिसके लेफ्ट में अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो उसके लेफ्ट में कोई कार्बन नहीं होना चाहिए, राइट से अगर नंबरिंग कर रहे हो तो उसके राइट में कोई और कार्बन या कोई और ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपने यहां से नंबरिंग करने का सोचा तो आपको तुरंत दिखाई दिया यार बगल में तो 2 कार्बन है पैरेंट चेन के, तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी अगर आपने यहां से स्टार्ट करा। तो आप ऐसे जज करके बड़े आराम से समझ सकते हो ये वाली चीज, ठीक है। तो नंबरिंग हमेशा करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े सबसे पहले, ठीक। पर कई बार जैसे मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो ही, कई बार नहीं होगा। तो अगर मेरे बच्चे फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं है, देखो ये बात लिखी है, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब ऐसे केस में लोएस्ट नंबर उस कार्बन को दोगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, देखो एग्जांपल से इसको एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो बड़े आराम से अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे मान लो ये हमारी एक पैरेंट चेन है,
ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें पैरेंट चेन ढूंढनी है और नंबरिंग करनी है, तो पैरेंट चेन तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे आराम से ढूंढ लेंगे। पैरेंट चेन इस केस में लॉन्गेस्ट भी हो सकती है और उसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है, तो ये हो जाएगी पैरेंट चेन। अब ये राइट वाला कार्बन है, इसके राइट में और कोई कार्बन नहीं है, यानी नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या ये जो लेफ्ट मोस्ट कार्बन है जिसके पास पैरेंट चेन में कोई और बगल में कार्बन नहीं है पीछे, तो या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग कौन सी सही होगी, तो क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग वहां से सही होगी जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, तो ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। अगर आपने ऐसी नंबरिंग कर दी यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबरिंग गलत है, क्योंकि ऐसी नंबरिंग पे डबल बॉन्ड पहली बार 6 कार्बन पे आएगा, पर अगर आप ग्रीन वाली नंबरिंग फॉलो करोगे तो उसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर ही आ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो हम चाहेंगे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा स्पेशल केस आता है, कई बार ऐसा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड में आ जाएंगे और वो दोनों एक्चुअल में सेम डिस्टेंस पर होंगे एंड से। जैसे मान लो ये हमारी पैरेंट चेन है, अब इस पैरेंट चेन में अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है सेकंड कार्बन पे और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ कार्बन पे। यही अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग राइट से नंबरिंग करो तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड कार्बन पे और डबल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ नंबर पे, यानी ऊपर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है, नीचे ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब दोनों एंड से डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पर आने लगे, यानी सिमेट्रिकल पोजीशन आने लगे, तब हम किसे प्रायोरिटी देंगे, तो एक्चुअल में यहां पर प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड करेगा एक्चुअल में लोअर नंबर अटेन, यानी नंबरिंग कौन सी सही होगी, डबल बॉन्ड वाली, और ट्रिपल बॉन्ड वाली नंबरिंग गलत होगी। पर ये मेरे बच्चे तब है अगर ये दोनों सेम पोजीशन पर आए नंबरिंग करने पर। अगर सेम नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और थर्ड एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। अगर ये सेम पोजीशन पर नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो इस तरह का हमारे पास पैरेंट चेन है, ये हमारी पैरेंट चेन हो गई मेरे बच्चे। अब इसमें अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो समझदार बच्चे समझ जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। अच्छा कोई तो ये सोच सकता है कि डबल 2 पर भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे भी तो डबल बॉन्ड है, तो आप 2 और 4 क्यों नहीं बोल रहे। एक्चुअल में जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, दो कार्बन के बीच में ही बनेगा, उनमें से जिस कार्बन का नंबर लोएस्ट होगा उसकी पोजीशन को डिसाइड करा जाता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ऐसे ही यहां पर करना, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, ऐसे यहां पर अगर मैंने नंबरिंग करी तो मेरे बच्चे आप नोटिस करो डबल बॉन्ड यहां पे सेकंड पर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा है। ऐसे केस में देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन सेम आ नहीं रही दोनों जगह से, भाई यहां पर सेम आ रही थी, पहले लेफ्ट से नंबरिंग करने पे डबल 2 पर था और ट्रिपल 4 पे था, यानी 2 और 4 नंबर थे, और राइट से नंबरिंग करो तो 2 और 4 ही है, बट ट्रिपल और डबल बॉन्ड आ रहा है। यहां तो नंबरिंग गड़बड़ है भाई, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, 1 पे तो कोई चीज है ही नहीं। तो नंबरिंग वो वाली सही मानी जाएगी क्योंकि जहां पर हमारे ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। ये रूल तो तब फॉलो करना है अगर दोनों एंड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम सेम नंबर मिलने लगे, पर अगर सेम सेम नंबर नहीं मिल रहा है तो जिसको भी कम नंबर मिल रहा है वहीं से नंबरिंग सही हो जाएगी। तो ये नंबरिंग सही हो गई ट्रिपल बॉन्ड के लिए और ये नंबरिंग मेरे बच्चे गलत हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रख पाओगे नंबरिंग करने के लिए, खासतौर पर जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिए हुए हैं। फिर ऐसे ही अगर मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है या उससे आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डील करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बजाय, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी आप एक्चुअल में उसमें काउंट कर सकते हो। तब क्या करना है, अगर मान लो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए और फंक्शनल ग्रुप वगैरह अवेलेबल नहीं है सब्स्टिट्यूएंट लोकेशन को ढूंढने के लिए, तब हम लोग एक बहुत बड़ा हथियार निकालते हैं। इस हथियार को बोलते हैं लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब ये रूल क्या होता है, ये रूल पिक्चर में तब आता है अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, सॉरी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना, यहां पर मान लो Cl आ गया, यहां पर मान लो Br आ गया, यहां पर मान लो 2 Cl आ गए, ठीक है, यहां पर मान लो एक हमारे पास I आ गया,
अब मुझे इस कंपाउंड को नंबरिंग देनी है। अब या तो नंबरिंग राइट से देंगे या लेफ्ट से देंगे। अब सवाल है नंबरिंग यार कहां से करनी चाहिए इस कंपाउंड में, ठीक है, क्योंकि ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड। अब तो बड़ा कंफ्यूजन है यार, नंबरिंग कैसे करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम दोनों एंड से नंबर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें से कोई एक ही सही होगा। चेक करने के लिए हम लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करेंगे। तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं लेफ्ट से एक बार और एक बार राइट से, हम दोनों साइड से नंबरिंग कर देते हैं। फिर हम करेंगे क्या, ये देखेंगे हर साइड के नंबर पे, मतलब हर साइड से जो नंबरिंग करी है उसमें कौन कौन सी पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और उन नंबर्स को ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट कार्बन को देखोगे लेफ्ट से नंबरिंग में, तो फर्स्ट कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, और इस सब्स्टिट्यूएंट में मेरे बच्चे आप सब्स्टिट्यूएंट बोल तो रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोकेंट्स को ढूंढते हो। लोकेंट्स का मतलब आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी काउंट कर सकते हो, पर यहां तो कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो हम सीधे जाएंगे अगले कार्बन पे। अब अगले कार्बन पे एक Cl लगा है, तो हम 2 को यहां पर इन्वॉल्व कर लेंगे, और जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट या कोई और चीज मिलती जाएंगी उनके लोकेशन के नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें मिला 2, तो हमने 2 ले लिया, फिर प्लस अगला हमें थर्ड कार्बन पे एक Br मिल रहा है, तो हम उसके लोकेशन को ऐड कर लेंगे। फिर हमें फोर्थ कार्बन पे 2 Cl मिल रहे हैं, तो 2 बार ऐड करोगे। अब ये दोनों सेम Cl हो, मतलब सेम ग्रुप हो, तो भी आपको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, अगर अलग अलग हो तो भी 2 बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 4 एक Cl के लिए ऐड हो रहा है और एक बार 4 दूसरे Cl के लिए ऐड हो रहा है। फिर आप फिफ्थ कार्बन पे देखोगे आपको मिल रहा है आयोडीन। इन सारे नंबर को ऐड कर दो, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18। तो जब हम लोगों ने लेफ्ट से नंबरिंग करी तो मेरा बच्चा लोएस्ट सेट, मेरे पास जो लोकेंट्स का मतलब होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स या डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जो अलग अलग लोकेशन पर लगे हैं, तो उनके नंबर्स को हमने सम करा। लोकेंट्स का मतलब है लोकेशंस अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स की, फंक्शनल ग्रुप की, अलग अलग डबल बॉन्ड की, हमने सब ऐड कर दी, उन्हें बोला जाएगा लोकेंट्स। अब मेरे बच्चे ये काम आपको इसके लिए भी करना है, ठीक है, ग्रीन के लिए यानी राइट टू लेफ्ट के लिए। तो फर्स्ट कार्बन पे यहां पर भी कुछ नहीं है, ग्रीन वाली नंबरिंग को देखो। सेकंड कार्बन पे आयोडीन है, तो हमने इसका लोकेशन ले लिया। फोर्थ कार्बन, अब देखो ग्रीन वाली नंबरिंग के लिए ये थर्ड कार्बन है, और थर्ड कार्बन में 2 Cl लगे हैं, तो 2 बार आप 3 ऐड करोगे। फिर मेरे बच्चे फोर्थ पे एक Br लगा है, आपने 4 ऐड कर दिया। फिर आगे एक 5 पे Cl लगा, तो आपने 5 ऐड कर दिया और सम देखा, तो 5 + 4 9, 9 + 3 हो गया 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17। तो ये जो सम आ रहा है मेरे बच्चे, ये लोएस्ट आ रहा है। तो इसे हम लोग लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करें तो हम बोलेंगे नंबरिंग वो सही है जिनमें लोकेंट्स का सम, लोकेंट्स का मतलब क्या, जो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, उनकी लोकेशंस का सम हमें करना है। उसमें जिसमें लोकेशन का सम सबसे कम आ रहा है उस साइड वाली नंबरिंग सही है। नंबरिंग तो 2 ही साइड से करोगे ना, या तो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से। तो हमने यहां पर राइट हैंड से कर दी, राइट हैंड वाली नंबरिंग सही होगी क्योंकि लोएस्ट सम आ रहा है, और जो लेफ्ट हैंड वाली नंबरिंग है यानी लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग है, ये गलत है क्योंकि लोएस्ट सम यहां पे नहीं आ रहा है। तो ये नंबरिंग सही मानी जाएगी, ये नंबरिंग सही मानी जाएगी, और ये नंबरिंग गलत मानी जाएगी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो इसे बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। तो यहां पर एक और नया वर्ड है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को ऐड करने के बजाय इनका सेट बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इन नंबर्स को ऐड करने की बजाय आप इनका एक सेट बना लो। ये एक सेट बना लिया, ये दूसरा सेट बना लिया। फिर आप क्या करो, इनके सेम जगह की चीजें मैच करते जाओ। जैसे यहां पे 2 लिखा तो यहां पे भी 2 लिखा, यहां 3 लिखा तो यहां पे भी 3 लिखा है, यहां 4 लिखा यहां पे 3 लिखा है। जैसे ही आपको एक ऐसा डिफरेंस वाला एलिमेंट मिल गया जहां पर ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही दोनों साइड से नंबरिंग करने पर, तो उसमें नंबरिंग वो वाली सही हो जाएगी जिसमें कम वाला नंबर आ रहा है। जैसे यहां पर इस लोकेशन पर 4 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, तो जिसमें कम आ रहा है वो सही हो जाएगी नंबरिंग। जैसे अपनी वाली नंबरिंग सही है, इसे बोलते हैं लोएस्ट सेट। मतलब बेसिकली में लोएस्ट सम रूल का शॉर्ट ट्रिक वर्जन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है। वैसे एनसीईआरटी में लोएस्ट सम रूल दिया हुआ है, हम लोग अभी इसको फॉलो करते हुए चल सकते हैं, लेकिन इसी का शॉर्ट ट्रिक वर्जन ये है कि हम ऐड करके अपना टाइम वेस्ट करें, उससे बेटर ये देख लें कि कहां पर पहली बार हमें लोएस्ट लोकेशन मिल गई है। जब तक सेम आती रहेगी तब तक तो सम भी सेम आता रहेगा। जहां पर भी एक में भी कम आ गया वहां पे अपने आप सम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई यहां पे नंबर बड़ा आ रहा है, यहां पे छोटा आ रहा है, तो जब इनको ऐड करोगे, देखो इसके आगे वाले भी सेम हो रहे हैं, तो यहां पर अपने आप ही आप देखकर बता सकते हो, यहां पर नंबर अगर छोटा आ रहा है तो उसका सम भी छोटा आएगा। तो आप बिना सम करे ये बता सकते हो कि लोएस्ट सम इसी में आने वाला है, इसे आप सेट बना के बोल रहे हो बस। तो आपका बस एक वर्किंग प्रोसीजर बच जाता है।
ठीक है। हालांकि हमें आईयूपीएसी नेम, एक बात बता दूं, इतने सारे हमें नहीं दिए जाते कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो ऐड करने में। तो अगर आप ऐड करके भी जज करना चाहोगे तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, बस ये एक शॉर्ट ट्रिक वर्जन है उसका, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये लोएस्ट सम रूल पकड़ में आया है, और इसमें आप सब्स्टिट्यूएंट्स को भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशंस को भी ले सकते हो जब अगर वो दिए हो तो। पर ऐसा करने के बावजूद भी कई बार एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंसता है जहां पर लोएस्ट सम रूल फेल हो जाता है। कई बार ऐसा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे लोएस्ट सम रूल फेल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, ये वो इंपॉर्टेंट केस है मेरे बच्चे, और इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है हमसे पूछा भी ज्यादा जाता है। इस केस में जरा ध्यान से देखना, मेरे पास एक पेरेंट चेन है। इस पेरेंट चेन में मैंने यहां Cl लगाया, यहां पे CH3 लगाया और यहां पे Br लगा दिया, ठीक। अब मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, तो भाई सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन तो सीधे क्या हो जाएगी, स्ट्रेट वाली हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है या तो नंबरिंग इस राइट वाले एंड से होगी क्योंकि इसके पीछे और कोई कार्बन नहीं है तो हमारा एक एंड है, इस लेफ्ट वाले एंड से होगी क्योंकि इसके लेफ्ट में और कोई कार्बन नहीं है। तब मेरे प्यारे बच्चे, अगर हमें नंबरिंग करनी है तो हमें पता नहीं नंबरिंग कहां से करनी है, तो हम क्या काम करते हैं, हम लोएस्ट सम को फॉलो करने के लिए एक बार लेफ्ट एंड से नंबरिंग कर लेते हैं और एक बार राइट एंड से नंबरिंग कर लेते हैं। अब लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग का जरा सम निकालते हैं, लेफ्ट टू राइट है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे लेफ्ट में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया, सेकंड वाले कार्बन पे Cl है तो हमने इसकी लोकेशन ले ली 2, थर्ड वाले कार्बन पे नहीं कुछ नहीं है, फोर्थ वाले कार्बन पे CH3 हमने इसकी लोकेशन ले ली 4, फिफ्थ वाले कार्बन पे कुछ नहीं है, सिक्स वाले कार्बन पे ब्रोमीन है हमने इसकी लोकेशन ले ली 6, सेवंथ वाले कार्बन पे लेफ्ट से राइट में कुछ नहीं है, तो 6 + 4 10, 10 + 2 12। अब ऐसे ही मेरे बच्चे हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट वाली काउंट करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट वाली। तो इनकी लोकेशंस को ऐड करते चलेंगे। फर्स्ट कार्बन पे राइट पे कुछ नहीं है, सेकंड कार्बन पे पहली बार Br है तो 2 आपने ले लिया इसकी लोकेशन। थर्ड कार्बन पे, अब देखो लेफ्ट से राइट है, ऊपर वाला नंबर मत देख लेना, यही देखना। थर्ड कार्बन पे कुछ नहीं है, फोर्थ कार्बन पे CH3 है तो आपने 4 पे देख लिया। फिफ्थ कार्बन पे कुछ नहीं है, फिर आप 6 कार्बन पे है, 6 कार्बन पे एक Cl है आपने वो ले लिया। सेवंथ कार्बन पे कुछ नहीं है, आपने इनको ऐड करा, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो यार यहां तो दोनों जगह सम क्या आ गया, सेम आ गया, यानी लोएस्ट सम रूल तो फेल हो गया। तो क्या उससे पहले वाला कोई रूल फॉलो हो रहा है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाए या फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाए? ऐसा भी नहीं है, ना तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना ही हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो आप क्या करें, ना तो लोएस्ट सम रूल चल रहा है, ना फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल रही है, ना डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है। अब क्या करें? तो इसलिए इस केस में एक नया रूल आता है कि अगर मान लो लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए तब नंबरिंग आपको उस एंड से करनी होगी जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। पर अभी तो एक बात फिर से रूल बताता हूं क्या करना है। अगर लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए, यानी कंडीशन के साथ बात आ रही है, अगर फेल हो जाए, जब तक लोएस्ट सम रूल चल रहा है तब तक लोएस्ट सम रूल आपको चलाना है। अगर वो फेल हो जाए, जैसे यहां फेल हो गया, अब तो दोनों का से नंबरिंग सेम आ रही है या लोएस्ट सम सेम आ रहा है, अब अगर लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए तो नंबरिंग उस एंड से करोगे जिस एंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले पड़ जाए। जैसे ये ब्रोमो है, ये मेथिल है और ये क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली Br पहले आएगा ना। ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, मेथिल M से स्टार्ट हो रहा है और क्लोरो Cl, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है C से, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ब्रोमो। तो हम लोग अगर लोएस्ट सम रूल फेल हो गया तब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। यानी नंबरिंग एक्चुअल में कौन सी सही होगी मेरे बच्चे? राइट वाली सही होगी और ये लेफ्ट वाली नंबरिंग गलत है इस रूल के अकॉर्डिंग। कि अगर चेन के डिफरेंट एंड से डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स सेम पोजीशन पर आने लगे, यानी लोएस्ट सम रूल फेल होने लगे, तब लोएस्ट नंबर उस कार्बन को आप दोगे जो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा है जिसका अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी है, यानी अल्फाबेटिकली वो उसका नाम पहले आ रहा है। तो इसलिए ये नाम सही है, क्योंकि मतलब ये नंबरिंग सही है ब्रोमो वाली, ये सही है, ये गलत है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये डिफरेंट टाइप के मैंने आपको आइडियाज बता दिए हैं दरअसल में फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करने के लिए पेरेंट चेन को। अब एक बार आपने नंबरिंग कर ली तो नेम देने के लिए बस आपको सिंटेक्स फॉलो करना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दो, फिर आप नाम देना स्टार्ट करो रूट वर्ड को, फिर प्राइमरी सफिक्स को और फिर सेकेंडरी सफिक्स को। अब इतनी बातें हमने समझी हैं, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लें, तभी तो हमें पता चले कि भाई कितना हम नाम देना सीख गए कितना नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग
इस कंपाउंड को नाम देते हैं। मान लो सबसे सस्ता मद्दा भी लिया है, तो पैरेंट चेन तो 3 कार्बन की हो गई, नंबरिंग करनी है, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से, नंबरिंग सेम आने वाली है। तो अब हमने पैरेंट चेन भी ढूंढ ली, नंबरिंग भी कर ली। अब इसके बाद अगर नाम देना है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देते हैं प्रीफिक्स में। तो यहां पर Cl एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है क्लोरो। अब ये सेकंड कार्बन पे लगा है तो आप इसको बोलोगे मेरे बच्चे 2 क्लोरो। मतलब आपको सब्स्टिट्यूएंट कौन सी लोकेशन पर लगा है वो नंबर आपको जरूर बताना होगा। और आईयूपीएसी नेम देते टाइम नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए आप बीच में ऐसे डैश लगाते हो, उसे बोलते हैं हाइफन। पर नंबर को कभी कभी सेपरेट करना पड़ेगा तो वहां कॉमा लगाओगे, और अल्फाबेट को अल्फाबेट से सेपरेट करने के लिए कुछ नहीं लगाते हम। तो आ गया 2 क्लोरो, ये हमारा प्रीफिक्स आ गया, ये तो याद होगा, ये अपने मेरे बच्चे प्रीफिक्स है। फिर आएगा रूट वर्ड, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन। हो सकता है मेरे कई बच्चे अभी भूल गए हो कि सिंटेक्स क्या था, तो मैं एक बार सिंटेक्स आपके लिए यहां पे लिख देता हूं मेरे बच्चे। सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, फिर रूट वर्ड आएगा जिसमें कार्बन की पैरेंट चेन में कितने कार्बन है वो आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, और फिर मेरे बच्चे इसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बट मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को याद आ गया होगा। तो ये प्रीफिक्स हुआ, ये मेरे बच्चे यहां तक का जो सेगमेंट है ये हमारा रूट वर्ड हो गया। 3 कार्बन का रूट वर्ड, भाई 1 कार्बन का रूट वर्ड होता है मैथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, तो हमने प्रोप लिखा। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लिख दिया, तो ये आ गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। अच्छा अब सुनना, कभी कभी ऐसा होगा मेरे बच्चे कि आपके पास सेम जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मोर देन वंस आ जाएगा। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि सेम सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वंस आ जाए, ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर मोर देन वंस आ जाए तो आपको क्या करना है? सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर मोर देन वंस आया मेरे बच्चे, तो आप उसकी जितनी भी लोकेशंस हैं वो जितनी बार आया है उतनी बार उसकी लोकेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे Cl एक बार सेकंड कार्बन पे भी आया और एक बार थर्ड कार्बन पे भी, तो आपको उसकी दोनों लोकेशन लिखनी पड़ेगी। और नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, और नंबर को अल्फाबेट से सेपरेट करने के लिए हम हाइफन लगाते हैं या डैश लगाते हैं। अब यहां पर क्योंकि क्लोरीन 2 बार आया है, तो यह बताने के लिए कि ये 2 बार आया है, हम एक एफिक्स वर्ड का यूज करेंगे। एफिक्स का मतलब होता है इसके नाम के पहले, क्लोरो के नाम के पहले एक और वर्ड ऐड करेंगे, वो है डाई। अगर क्लोरीन 2 बार आया तो डाई लगाओगे, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आया तो डाई लगाओगे, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा, 5 बार आया तो पेंटा। तो यहां पर मेरी जनता आप डाई क्लोरो बोलोगे। अब आपको लग रहा है ये तो बड़ी ट्रिवियल चीज है, आप क्यों बता रहे? मैं आपको एक बात बता दूं मेरे बच्चे, इफ यू आर स्मार्ट तो आपको ये बातें याद होंगी, बट अपनी बहुत सारी ऐसी जनता है जिसे शायद अभी ये इल्म ही नहीं है, इस बात का अंदाजा नहीं है, इस बात के बारे में अच्छे से उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए बताई जा रही है यहां पर ये बात, ठीक है। और कई बार ये छोटी छोटी बातें ना हमारे अच्छे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मैंने देखा है, ठीक है। तो अच्छा कैसे हेल्प करती हैं? लेट मी टेल यू। भाई अब जो एवरेज स्टूडेंट है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जैसे रूल नहीं पता था, अगर उसे भी रूल पता चल गया तो आपका एक कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो आपको जो अच्छे बच्चे उनको और मोटिवेशन मिलेगा कि यार अब तो ये मेरे बराबर मार्क्स ला रहा है, मुझे और हार्डवर्क डालना है। तो आप धीरे धीरे अपना लेवल अप करोगे, जब ये आपके लेवल पहुंचेगा तो आप और अप करोगे, और ऐसे करते 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 आप लोग लगातार मतलब सक्सेस, मतलब लगातार आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते चले जाओगे। तो ये हो गया मेरे बच्चे 2,3 डाइक्लोरो। अब सारे रूट वर्ड खत्म, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट आएगा, तो यहां पर ब्यूट आ गया। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर आ जाएगा एन, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मान लो मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो कभी भी अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं बट अलग टाइप के, तो उनका नाम रखोगे तो प्रीफिक्स में, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे बच्चे यहां पे बीआर आ रहा है, ठीक है, यहां पे एक और CH है, CH, यहां पे Cl, CH, CH2, CH3, ये CH2। मुझे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है, पेरेंट चेन ढूंढनी है, तो पेरेंट चेन तो मेरे बच्चे ये हो गई। नंबरिंग करनी है, तो ऐसा नहीं कि नंबरिंग आप बीआर से ही करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। आप एक्चुअल में यहां पर पहले लोएस्ट सम रूल देखोगे, अगर लोएस्ट सम रूल फेल होगा तब आप बीआर की तरफ से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे। तो यहां पर अगर मैं लोएस्ट सम रूल फॉलो करूं और लेफ्ट से नंबरिंग करूं, तो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं, सेकंड कार्बन पे बीआर है, हमने इसकी लोकेशन ली 2, थर्ड कार्बन पे कुछ नहीं है, फोर्थ कार्बन पे Cl, इसकी लोकेशन ली 4, इसका सम आ रहा है 6। अब आगे कुछ भी नहीं है तो मैंने उसको काउंट नहीं करा, बट अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं
तो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 1 से लेकर 3 तक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आ रहा है तो 4 लेंगे, फिर अगला वाला 6 पर आ रहा है तो ये तो 10 आ रहा है, तो लोएस्ट तो ये नंबर आ रहा है ना, तो यानी ये नंबरिंग सही है, यानी हमारी लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है और राइट वाली नंबरिंग गलत है। यानी जो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं वो नंबरिंग मेरे बच्चे गलत है। अब वो नंबरिंग गलत है तो मैं इसको हटा ही दे रहा हूं और इसको भी हटा दे रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेट तो हमने कर ही लिया है। तो हमें नाम देना है। अब नाम देने में ब्रोमीन पहले आ रहा है, मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों आ रहे हैं। अब नाम अगर देना है तो कैसे देंगे, दरअसल में यहां पर क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो हम इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो और 4 क्लोरो। अब यहां पर 7 कार्बन का रूट वर्ड तो ये हेप्ट होता है, सातों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां एन आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली मेरी जनता आराम से सुनना, सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कार्बन की चेन है ऐसी, बस मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने Cl और Br की पोजीशन चेंज कर दी। अच्छा यहां पे Br का नंबर भी कम आ रहा था, पर सेम स्ट्रक्चर में मैंने बस Cl और Br की पोजीशन चेंज कर दी। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग अभी भी लेफ्ट से ही करेंगे क्योंकि सेम चीज ऊपर वाली ही है, लोएस्ट सम लेफ्ट से ही फॉलो होगा। अब Br यहां पे आ तो 4th नंबर पे रहा है, पर अल्फाबेटिकली तो Br पहले आता है ना, तो हमें इसके नंबर से मतलब नहीं है, नाम दे टाइम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है। तो आप मेरे बच्चे 4 पे बोलोगे ब्रोमो, 2 पे बोलोगे क्लोरो, भले चाहे क्लोरो का नंबर कम है, फिर ये आ जाएगा मेरे बच्चे हेप्टेन। याद रखना हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब होता है, उसके नंबर से नहीं। नंबर किसका कम है डजंट मैटर, नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, कई बार बच्चे एक और गलती करते हैं, लेट मी शो यू ये मिस्टेक। जैसे एग्जांपल देखना, बड़ा सिंपल सा है मेरे बच्चे, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमें आईपीसी नेम देना है, तो हमने पेरेंट चेन ढूंढी, ये हो गई पेरेंट चेन। नंबरिंग करनी है, जाहिर सी बात है नंबरिंग लेफ्ट से ही करेंगे, कोई राइट में से तो अगर नंबरिंग करो राइट से लेफ्ट तो 2 कार्बन तक आपको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा ही नहीं, आपको यहां लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो लोएस्ट सम रूल तो पक्की बात है यहीं से फॉलो होगा। मैं अपना थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं, आप चाहो तो आराम से लोएस्ट सम रूल निकाल सकते हो। आप अभी हैबिट डालो, सेकंड कार्बन पे एक बार सब्स्टिट्यूएंट है तो आपने 2 ले लिया, थर्ड कार्बन पे 2 है तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा बच्चे एक ही बार ऐड करते हैं, वो ऐसा आर्गुमेंट देते हैं भाई ब्रोमीन तो सर एक ही चीज है ना, वो दो ब्रोमीन एक ही जगह पे लगे तो एक बार ऐड कर दो। नहीं नहीं, आपको हर एक सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन लेनी है, भले चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। भाई ये Br और ये Br एटम तो अलग अलग है ना, तो भले चाहे वो एक ही कार्बन पे लगे पर आपको उनकी लोकेशन जितनी बार वो जहां पर आए उतनी बार लेना पड़ेगा। तो 2 + 3 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। पर यही अगर आप लेफ्ट से राइट करो 1 2 तो 2 तक तो कुछ ही नहीं है, पहली बार 3 पे 2 चीजें आएंगी, तो 3 + 3 फिर 4 पे एक चीज आएगी, तो ये तो ऐसे ही 4 + 3 + 4 + 3 7 7 + 3 10, तो लोएस्ट तो यही आ रहा है ना, यानी यही वाली नंबरिंग सही थी जो हमने सोची थी। तो लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग यहां पे गलत है, सॉरी राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग गलत है, लेफ्ट से राइट वाली सही है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे थर्ड कार्बन पे 2 ब्रोमीन लगे हैं, तो इसकी जो नाम है वो ऐसे दोगे 3,3 डाइब्रोमो। वो 2 बार अगर आया है तब भी, सेम कार्बन पे आया है तब भी आप उस कार्बन की लोकेशन 2 बार बताओगे। जैसे यहां पर क्लोरीन 2 बार अलग अलग कार्बन पे आया था तो आपने उसकी अलग अलग लोकेशन बताई थी, सेम कार्बन पे सेम ग्रुप आ भी जाए तब भी आप उसकी लोकेशन रिपीट करके ही बताओगे, भले चाहे सेम नंबर को रिपीट करना पड़े। आपको 3,3 2 बार बोलना पड़ेगा, वो जितनी बार रिपीट होगा, रूल तो यही ना, जितनी बार अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जिस लोकेशन पर है आपको वो लोकेशन बतानी होगी। सेम सब्स्टिट्यूएंट जितनी बार अलग अलग कार्बन पे आया या सेम कार्बन पे आया उतनी बार उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो आपने बोला 3,3 डाइब्रोमो, अब आपको पता है ये मेरे बच्चे हैं 2 क्लोरो। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, वो जब नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं तो देखते हैं यहां डी से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, यहां सी से, और क्योंकि डी सी के बाद आता है वो क्लोरो को पहले लिख देते हैं और डाइब्रोमो को बाद में। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपने ऐसा करने का सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, ये नहीं करना है। दरअसल में ये जो डाई वर्ड है ये हमारे लिए काम करता है मेरे बच्चे एक एफिक्स की तरह। एफिक्स का मतलब है ये हम पहले ऐड कर रहे हैं बस एक पर्टिकुलर काम की वजह से, ये बताने के लिए कि ब्रोमीन 2 बार आया है। ये नाम का पार्ट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम का पार्ट नहीं है, ये बस हमें ये बता रहा है कि ये सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया है। तो इसीलिए क्योंकि एफिक्स का अल्फाबेट नाम का पार्ट नहीं है सब्स्टिट्यूएंट का, और हमें प्रीफिक्सेस को नाम देने होते हैं सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अभी भी ब्रोमो को सबसे पहले नाम दिया जाएगा। तो आप जब नाम दोगे, ठीक है, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए मेरे बच्चे, ये नाम नहीं है, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं।
तो आप जब नाम दोगे तो मेरे बच्चे यही दोगे 3,3 डाई ब्रोमो, 2 पे मेरे बच्चे क्लोरो। आपको मैंने बताया अल्फाबेट को नंबर से सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाओगे और नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाओगे। फिर मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया। अब 5 कार्बन की रूट वर्ड हो जाएगा पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये आ जाएगा हमारा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। मुझे उम्मीद है मेरी जनता को ये बात पकड़ में आई है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सब चीजें सिंपल आपको पकड़ में आ रही हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में लेके चलते हैं मेरी जनता। ठीक, ये कंपाउंड आपको पता है, मतलब एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, एक दो क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में लेके चलते हैं। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, आप इसके आईयूपीएसी नेम जरा टेस्ट करके बताओ क्या आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ये पहला कंपाउंड है, इसके आंसर आप मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में आप बाकियों से अपने आंसर जरूर मैच कर सकते हो। देखना कि बाकी लोगों से आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। थर्ड मेरे बच्चे, अच्छा एक मिनट में जगह आपको दिखा दूं, ये है। हो सकता है कि अगर मैं सामने खड़ा होकर लिख रहा था तो आप देख ही ना पाओ, तो आराम से वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आ रहे हैं, और आप बाकी फ्रेंड्स के साथ जरूर कंपेयर करो। ठीक है, बाकी लोग जो आंसर दे रहे हैं। थर्ड बड़ा प्यारा सा लेता हूँ, इसमें देखना मतलब सिली मिस्टेक बहुत हो सकती है बच्चों से, ऐसा मैंने अक्सर बच्चों को मिस्टेक करते हुए यहां पर देखा है। पहले मुझे बना लेने देना, फिर आप आखिर में बनाना। ठीक है, इस कंपाउंड में ये ट्रिकी कंपाउंड है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपसे मेरे बच्चे मिस्टेक हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक और काम करते हैं यहां पे एक्चुअल में। ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर एक और बी आर लगा देते हैं। ठीक है, इसको नाम देना फोर्थ। ये जो हम लोगों ने सबसे शुरुआत में बनाया था, इसका नाम तो रह ही गया, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, और इसका नाम तो रह ही गया, इसका भी नाम दो। ये अब ये जो CH3 आ रहा है मेरे बच्चे, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है मेथिल, अगर किसी को ना पता हो। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें तो नए नए तरह की फैंसी चीजें आप कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको मान लो बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर दे दूं, तो बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर का भी नाम देना आपको आना चाहिए, इसका ट्राई करना। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा अगर आपसे गलत हो रहा है तो, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को कैसे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको इनको नाम देना है, कैसे करना है। ये मान लो बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है, आपको उसको नाम देना है, तो इसको भी ट्राई करना। तो इन 5 कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम आप प्रैक्टिस करके मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, पहले का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। ठीक है, बाकियों के साथ आप कंपेयर करना आपके आंसर सही आ रहे हैं नहीं। मुझे जैसे मौका मिलेगा तो मैं इन 5 के आंसर्स हो सकता है पिन कमेंट में डाल के दे दूं, लेकिन पहले आप लोग करो, मतलब आने चाहिए कम से कम 20-30 आंसर, 40 आंसर तो आने चाहिए, तभी मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कमेंट में दे दूंगा, आप लोग वहां से क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलो, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो पकड़ में आई होंगी। देखो आज के लेक्चर में मैंने एकदम बेसिक सी चीजें बताना स्टार्ट करा है, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने सारे पकड़ लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। मैंने टाइम थोड़ा इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि एक बार आपको फंडामेंटल आइडियाज पता चल गया, जहां पर सबसे कॉमन ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो आपने इन चीजों पे जैसे कमांड करा, ट्रस्ट में आप बड़े आराम से चीजों को बनाते हुए चले जाओगे, फिर दिक्कतें आपको कम आएंगी, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, लेकिन आपको बस लगे रहना मेरे साथ। बाकी इसके अलावा भाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो जरूर से जरूर मुझ तक रीच आउट करने की कोशिश करिए। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और आपको इस तरह की चीजों से अगर हेल्प मिल रही है तो मुझे इंकरेज करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए भी जरूर भाई लाइक बटन प्रेस कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब बटन दबा दो, ताकि भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।